नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट में। एनसीईआरटी सीरीज के क्लास 11th इंडियन पॉलिटी के चैप्टर 5 को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इस डिस्कशन से पूर्व आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का टॉपिक है विधायिका यानी लेजिस्लेचर। लोकतांत्रिक शासन में विधायिका का महत्व बहुत अधिक है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है जो कि ब्रिटिश प्रणाली पर आधारित है। इसे ब्रिटिश वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। 3 अंग हम लोगों ने शुरू में बात की थी कि लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है और जुडिशरी होता है। लेजिस्लेचर यानी विधायिका का काम है कानून को बनाना, एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका काम है कि कानूनों को लागू करना, और जुडिशरी का काम है उसको जज करना कि कानून सही ढंग से लागू हुआ है या नहीं हुआ। इसलिए जनता का प्रतिनिधि बनकर कानून का निर्माण करती है। विधायिका जो है वह जनता का प्रतिनिधि बनकर कानून का निर्माण करती है। इसकी बहस, विरोध, प्रदर्शन, बहिर्गमन, सर्वसम्मति, सरोकार और सहयोग आदि अत्यंत जीवन बनाए रखती है। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारतीय संसद में 2 सदनों के साथ साथ राष्ट्रपति भी शामिल हैं। यानी संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो 2 सदनीय हैं हमारी संसद, लेकिन उसके कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका से अभिप्राय समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों को समुचित प्रतिनिधित्व दे सकें। दूसरा लाभ, संसद के प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन में पुनर्विचार हो। द्विसदनीय जो विधायिका है हमारी, उसका पहला मोटिव ये है कि समाज के सभी क्षेत्र, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जो कि लोकसभा करती है, और राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राज्यसभा करती है। साथ ही दूसरे सदन यानी राज्यसभा का मुख्य उद्देश्य है कि अगर कोई कानून लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है और ऐसी कोई अभी एक बार फिर से इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता पड़ती है तो उसे राज्यसभा में भेजकर एक बार और उस पर बहस की जाती है ताकि किसी भी गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। भारतीय संसद का जो ऊपरी सदन है उसे राज्यसभा कहा जाता है, जिसमें 250 सदस्य होते हैं अधिकतम। इसमें से 12 जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, जबकि 238 सदस्यों का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। जनता द्वारा ये नहीं चुने जाते बल्कि जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते हैं। इनका निर्वाचन 6 वर्ष के लिए किया जाता है। और राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये कभी भी समाप्त नहीं होती, भंग नहीं होती। प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और उनका चुनाव होता है। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर कैसे रिटायर हुए होंगे? क्योंकि शुरुआत में तो 250 सदस्य कहा गया, तो 250 सदस्य अगर पहली बार नियुक्त किए गए होंगे तो फिर हर 2 साल पे 1/3 कैसे रिटायर हुए? तो शुरुआत में इनको 2 बार क्या किया गया कि 1/3 मेंबर्स को लकी ड्रॉ के जरिए रिटायर किया गया था 2 साल पर। तो पहली बार 1/3 रिटायर किया गया और उसके बाद फिर से इलेक्शन हुआ तो 1/3 मेंबर्स जो नए चुन करके आए उन लोगों का कार्यकाल फिर 6 साल के लिए हो गया। फिर जो बाकी बचे उनके 50% को कर दिया गया तो 1/3 हो गए टोटल के, तो उन लोगों को फिर चौथे साल रिटायर किया गया, पहले 2 साल पे, फिर 4 साल पे और फिर 6 साल पे टोटल सदस्य हो गए। तो इस तरह से 2-2 साल के अंतराल पर अपने आप रिटायरमेंट का कार्यकाल शुरू हो गया। तो शुरुआत में 2 बार इसे लकी ड्रॉ के जरिए किया गया था। अमेरिका के द्वितीय सदन सीनेट में प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत में अगर प्रत्येक राज्य को इसलिए नहीं किया गया क्योंकि जनसंख्या के अनुसार हमारे देश में बांटा गया, क्योंकि कई सारे राज्य हैं जो बहुत छोटे हैं जनसंख्या के मामले में, जबकि उत्तर प्रदेश जैसा एक विशाल राज्य भी है जिसके पास जनसंख्या बहुत ही अधिक है। तो ऐसी स्थिति में अगर सिक्किम और उत्तर प्रदेश को बराबर सीटें दे दी जाएँ कि 10 सीटें अगर दोनों के पास हैं, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के साथ एक पार्शलिटी होगी कि एक बहुत बड़े जनसंख्या का प्रतिनिधित्व एक बहुत ही कम जो सांसद हैं वो लोग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ जनसंख्या के अकॉर्डिंग बांटा गया है राज्यसभा की सीटों को। राज्यसभा के प्रतिनिधि की योग्यता क्या होनी चाहिए? तो मुख्यतः 2 योग्यताएं, वो भारत के नागरिक हों और साथ ही 30 वर्ष की आयु को पार कर चुका हो। 1951 की जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार राज्यसभा या लोकसभा के उम्मीदवार का नाम किसी न किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत होना आवश्यक है।
ठीक है। नेक्स्ट है राज्यसभा की शक्तियाँ एवं कार्य। वित्तीय शक्तियाँ हैं इसके पास। वित्त विधेयक पर राज्यसभा 14 दिन तक विचार कर सकती है। अगर 14 दिन बाद भी इस वित्त विधेयक को पारित नहीं करती तो ये स्वयं से पारित हो जाता है। संविधान संशोधन संबंधी मामलों में बराबर की शक्तियाँ प्राप्त हैं। प्रशासनिक शक्तियों में मंत्रियों और उसके विभागों से के संबंध में प्रश्न राज्यसभा में भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा चुनाव, महाभियोग, आपात स्थिति की घोषणा, न्यायाधीश को उसके पद से हटाए जाने इत्यादि पर दोनों सदनों की अनुमति जरूरी है। नेक्स्ट है लोकसभा। लोकसभा संसद का निम्न सदन कहलाता है। इसमें 552 250 नहीं 552 सदस्य हो सकते हैं अधिकतम। वर्तमान में इसमें 543 निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 मनोनीत सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष जनता द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन है, एंग्लो इंडियंस के मनोनयन की बात किस अनुच्छेद में की गई है संविधान के? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है, परंतु इसे समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। तो लोकसभा का कार्यकाल कितना है? 5 साल है, लेकिन इसे भंग किया जा सकता है। जबकि राज्यसभा का कार्यकाल कितने साल है? 6 साल है, लेकिन उसे भंग नहीं किया जा सकता। वो एक अस्थायी सदन है और हर 2 साल पे 1/3 मेंबर्स जो हैं वो रिटायर होते रहते हैं। भारत में संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण लोकसभा अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि इसके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी जनता द्वारा चुना जाता है। इसे कार्यपालिका को हटाने की शक्ति भी प्राप्त है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं संसद के प्रमुख कार्य क्या हैं। संसद के प्रमुख कार्य हैं कानून बनाना, कार्यपालिका पर नियंत्रण करना, वित्तीय कार्य बजट को पारित करना, संविधान में संशोधन करना, निर्वाचन संबंधी कार्य हैं, न्यायिक कार्य हैं, प्रतिनिधित्व जनता का करती है और बहस का एक मंच है संसद। लोकसभा की विशेष शक्तियाँ क्या है? धन विधेयक प्रस्तुत करना, उसे संशोधित व स्वीकार कर सकती है। मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विधेयक के बारे में देखते हैं, प्रस्तावित कानून का प्रारूप क्या होता है। तो सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक 2 तरह के विधेयक होते हैं। सरकारी विधेयक वो होते हैं जो मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, और इसके अलावा गैर सरकारी होते हैं जो संसद के अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। भले ही वो सत्ता पक्ष का व्यक्ति ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो मंत्री नहीं है और उसके द्वारा कोई बिल प्रस्तुत किया जाता है तो उसे गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है। संसद और सरकार में अंतर होता है। नेक्स्ट है सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक में मेनली 3 तरह के विधेयक, धन विधेयक, साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक आ सकते हैं। जबकि गैर सरकारी विधेयक में साधारण विधेयक आ सकता है और संविधान संशोधन विधेयक आ सकता है। धन विधेयक सरकार प्रस्तुत करती है, ना कि गैर सरकारी विधेयक होता है। प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया सबसे पहले इस पर बहस होती है, फिर द्वितीय वाचन होता है समिति स्तर पर, क्योंकि किसी भी टॉपिक पर डिटेल से बहस उसके लिए गठित समिति करती है और उसके लिए समिति का गठन किया जाता है। और किसी भी कानून पर को बनाने से पूर्व पहले संसद में बहस होती है, उसके बाद उसे समिति को भेज दिया जाता है और समिति उसको द्वितीय वाचन करती है, उस पर बहस करती है, फिर समिति अपनी रिपोर्ट देती है, फिर एक बार संसद में बहस होती है तृतीय वाचन के लिए, फिर दूसरे सदन में प्रक्रिया शुरू होती है। अगर पहले सदन में पास होता है तो दूसरे सदन में भी सेम प्रक्रियाएँ होती हैं और फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति के द्वारा ये कानून बन करके तैयार होता है। तो क्या क्या चीज़ें होती हैं प्रक्रियाओं में? सबसे पहले संसद में बहस, लोकसभा या राज्यसभा में जिसमें भी प्रस्तुत किया गया हो, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है कुछ विधेयक, धन विधेयक को छोड़ करके। इसके अलावा पहले फिर समिति को बहस, समिति के बाद बिल पास होता है तृतीय वाचन के बाद, और फिर दूसरे सदन में सेम प्रक्रिया होती है। और दूसरे सदन में पहुंचने के बाद अगर वहां भी पास होता है कोई बिल तो राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति को एक बार इसे संशोधन के लिए वापस करने की शक्ति है। लेकिन अगर पुनः किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य है कि वो उसे पारित करे, लेकिन इसके लिए वीटो पावर भी यूज कर सकता है राष्ट्रपति, जैसे खासकर पॉकेट वीटो का प्रयोग जैसा ज्ञानी गैल सिंह ने किया था डाकघर संशोधन अधिनियम के मामले में। नेक्स्ट है संसदीय नियंत्रण के साधन। क्या क्या साधन है? बहस और चर्चा, प्रश्नकाल, शून्यकाल और स्थगन प्रस्ताव द्वारा संसदीय नियंत्रण किया जा सकता है। कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति द्वारा, वित्तीय नियंत्रण द्वारा और अविश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव द्वारा सरकार पर संसदीय नियंत्रण लगाया जा सकता है। संसदीय समितियां देख लेते हैं। समिति एक छोटी संख्या है जिसे विशेष कार्य सौंपा जाता है। ये विभिन्न मामलों पर विचार विमर्श करती है और प्रशासनिक कार्यों पर निगरानी रखती है। समितियां कौन कौन सी? वित्तीय समितियां, लोक लेखा समिति भारत सरकार के विभिन्न विभागों का खर्च नियमानुसार हुआ है या नहीं इसकी जांच करती है। प्राक्कलन समिति, खर्च में किफ़ायत किस तरह से की जा सकती है। लोक उपक्रम समिति, सरकारी उद्योगों की रिपोर्ट की जांच करती है कि उद्योग व व्यवसाय कुशलतापूर्वक चलाए जा रहे हैं या नहीं।
विभागीय स्थायी समितियां, ये कृषि, वाणिज्य उद्योग, गृह मंत्रालय इत्यादि संबंधित विधायकों की जांच करती है। इसके अलावा अन्य समितियां कौन कौन सी हैं? नियमन समिति है, विशेषाधिकार समिति है, कार्य मंत्रणा समिति है, आश्वासन समिति है, और फिर आती है स्टैंडिंग कमेटी तदर्थ समितियां। विशिष्ट विषयों की जांच पड़ताल करने तथा रिपोर्ट देने के लिए समय समय पर गठित की जाती है। जैसे बोफोर्स घोटाले संबंधित समझौतों के लिए संबंधित समिति गठित की गई थी। अभी राफेल डील को लेकर के भी इस प्रकार की एक समिति गठन की मांग चल रही थी। समितियों द्वारा दिए गए सुझावों को संसद शायद ही नामंजूर करती है। संसद जो है स्वयं को किस प्रकार नियंत्रित करती है? तो संसद का सार्थक व अनुशासित होना। संसद का अध्यक्ष जो होता है विधायिका की कार्यवाही के मामले में सर्वोच्च अधिकारी होता है। लोकसभा में लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति या जिसे हम लोग उपराष्ट्रपति कहते हैं। दल बदल निरोधक कानून द्वारा 1985 में 52वां संविधान संशोधन किया गया और फिर 91वां संविधान संशोधन द्वारा उसमें दोबारा संशोधित किया गया है। तो दल बदल निरोधक कानून भी इस पर अंकुश लगाने की कोशिश करता है कि संसद को नियंत्रित करके रखा जाए। यदि कोई सदस्य अपने दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद सदन में उपस्थित ना हो या दल के निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करे अथवा स्वेच्छा से दल की सदस्यता से त्यागपत्र दे तो उसे दल बदल कहा जाता है। अध्यक्ष उसे सदन की सदस्यता के अयोग्य ठहरा सकता है। हाँ, यहाँ पर एक कंडीशन ये होती है कि उस पार्टी द्वारा कंप्लेन किया गया हो कि हाँ इन्होंने ऐसा किया है। नेक्स्ट है भारतीय संघात्मक सरकार में 29 राज्य, अभी तो फिलहाल 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या आप लोग बताएंगे कि कितने हो गई है वर्तमान में। मिलकर भारत में संघीय शासन की स्थापना करती है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्राप्त है। भारत में प्रत्येक राज्य में विधानमंडल की व्यवस्था एक समान नहीं है। कुछ राज्यों में एक सदनीय तथा कुछ राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है। संसदीय स्तर पर केंद्र स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था है, जबकि राज्यों में कुछ राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है विधानसभा है और कुछ राज्यों में द्विसदनीय विधानसभा है विधानमंडल है। राज्यों में कानून निर्माण का कार्य विधानमंडल करता है। निम्न सदन को विधानसभा जबकि उच्च सदन को विधान परिषद कहते हैं, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द्विसदनीय राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है और इसके अलावा आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना है। जम्मू कश्मीर अब नहीं रहा इस तरह से द्विसदनीय राज्य, क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया है और वहाँ पर विधानसभा है। लद्दाख में विधानसभा नहीं है। विधानसभा की शक्तियाँ क्या हैं? सेम वही जो कि संसद को प्राप्त है, लोकसभा को प्राप्त है। विधायी कार्य शक्ति, वित्तीय शक्तियाँ हैं, कार्यपालिका शक्तियाँ, चुनाव संबंधी कार्य, संविधान संशोधन संबंधी शक्तियाँ नहीं प्राप्त हैं। यहाँ पर ये गलती है कि संविधान संशोधन शक्ति राज्यों को नहीं प्राप्त है। विधान परिषद की शक्तियाँ क्या क्या हैं? विधायी शक्तियाँ हैं, वित्तीय शक्तियाँ हैं, कार्यपालिका शक्तियाँ हैं। दोनों सदन राज्य विधानपालिका के आवश्यक अंग होते हुए भी संविधान ने विधानसभा को बहुत शक्तिशाली व प्रभावशाली स्थिति प्रदान की है। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में कुछ जानने को मिला होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। साथ ही जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।